अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज हमने CS 601 डेटाबेस कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 10 टॉपिक 135 से लेकर 148 तक के तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। स्टूडेंट, ये जो आप PDF देख रहे हैं ये आपकी LMS की रीडिंग मटेरियल से बनाया गया है, तो आप को इंशाल्लाह ये तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपके लिए एक बुक डिज़ाइन की है जो आपके पेपर में बहुत हेल्पफुल होगी। स्टूडेंट, पेपर की जब आप तैयारी कर रहे होंगे तो इसके अंदर जस्ट आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये देख सकते हैं आप। मैंने पूरी बुक तैयार की है आपके लिए, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके साथ मैंने उर्दू भी दी है, इसके साथ मैंने आपको इंग्लिश भी दी है और साथ साथ मैंने स्लाइड्स को भी कंबाइन किया है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो हम अपने लेक्चर पर चलते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर। स्टूडेंट, डेटा ट्रांसमिशन में एरर आता क्यों है? जब भी डेटा या फिर इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करती है तो रास्ते में इंटरफेरेंस या शोर की वजह से कुछ ना कुछ गैर मुतवक्का तब्दीलियां आ जाती हैं। इस इंटरफेरेंस से सिग्नल की शक्ल ख़राब हो जाती है या फिर बिगड़ जाती है। तो स्टूडेंट, ये वजह होती है जिसकी वजह से हमारी जो ट्रांसमिशन है उसमें एरर्स आते हैं। तो आपने याद रखना है किसकी वजह से। स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट MCQs है, बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस। अब हमारे पास जो सिंगल बिट एरर, तो स्टूडेंट सिंगल बिट एरर क्या होता है? सिंगल बिट एरर का मतलब है डेटा के पूरे यूनिट में सिर्फ एक बिट तब्दील हुआ है, यानी या तो 0 बदलकर 1 हो गया है या फिर 1 बदलकर 0 हो गया है। तो याद रखें स्टूडेंट, सिंगल का मतलब भी क्या होता है? एक, और बिट का मतलब क्या है? एक बिट। और एरर का मतलब क्या है? जो एक बिट में एरर आ रहा हो, या तो 0 था 1 हो गया है या फिर 1 था 0 हो गया है। तो इसके अंदर जस्ट हम यही पढ़ते हैं। स्टूडेंट, ये स्लाइड पर आपको डिटेल के साथ समझाऊंगी मैं। अब देखिए हमारे पास ब्रस्ट एरर क्या होता है। स्टूडेंट, जैसे ही हमारे पास ब्रस्ट का लफ्ज़ आता है तो उसका मतलब क्या होता है? बड़ा। ठीक है, तो ब्रस्ट एरर का मतलब है डेटा यूनिट में 2 या इससे ज़्यादा बाइट्स अपनी असल हालत से बदल गए हैं, यानी 0 से 1 या 1 से 0 में तब्दील हो गए हैं। तो स्टूडेंट, ये वाला जो एरर है ये हमारे पास बहुत ज़्यादा आता है। अब इसकी अगर छोटी सी एग्जांपल हो तो जैसे स्टूडेंट हमने ऊपर सिंगल बिट एरर पढ़ा था, आपने अपने दोस्त को मैसेज किया कम टू माई होम। तो स्टूडेंट, उसका एक वर्ड चेंज होना था ना, तो वो क्या बन गया? कम टू डोम, यानी कि H की जगह क्या हो गया? D हो गया। इसी तरह स्टूडेंट, अगर हम ब्रस्ट एरर की कोई एग्जांपल देखें कि आप TV पर खबरें सुन रहे थे, अचानक सिग्नल ड्रॉप हो जाता है, इसी वक्त एक लफ्ज़ ख़राब नहीं होता बल्कि पूरा का पूरा जुमला या वीडियो का 2 से 3 सेकंड का हिस्सा कट जाता है। तो स्टूडेंट, जब इतना हाई लेवल पर हमारा एरर अकर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ब्रस्ट कहते हैं। यहाँ पर आपने देखा स्टूडेंट, 1 यूनिट की बात हो रही है। यहाँ पर मैं इसे डिफरेंट कलर के साथ हाईलाइट करती हूँ। ये देखें, यूनिट ऑफ डेटा की बात हो रही है, सिर्फ एक बिट की बात नहीं हो रही। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास, तो स्टूडेंट जब भी बिट हमारे पास अनप्रिडिक्टेबली चेंज आती है तो वो चेंज किसकी वजह से होती है? वो इंटरफेरेंस की वजह से होती है, जिसकी वजह से हमारे जो शेप होती है सिग्नल की वो चेंज हो जाती है। तो स्टूडेंट, अब जो हमारे पास एरर्स होते हैं ये भी स्टूडेंट वही बात है जो हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो डायग्राम दी गई है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये देखें। अगर आपको मैं ड्राइंग के थ्रू ये समझाऊं, ये देखें स्टूडेंट, यहाँ पर 0 था, रिसीव भी 0 हुआ, यहाँ पर 0 0 0 0 सब सेम रिसीव हुई। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0 है लेकिन रिसीव हमें क्या हुआ है? 1 हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है? हमारी एक बिट करप्ट हो गई है। और ये हमारी किसकी एग्जाम्पल है? ये हमारी सिंगल बिट की एग्जाम्पल है। और ये देखें स्टूडेंट, जो हमारी लेंथ ऑफ ब्रस्ट, देखिए स्टूडेंट, लेंथ आपको पता है ना, एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। तो 8 बिट्स के अंदर कितनी बिट्स हैं जो डिस्टर्ब हो गई हैं? एक, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 और 0 था 1। तो कितनी हमारी डिस्टर्ब हो गई हैं? हमारी 4 बिट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई हैं या फिर हमारी करप्ट हो गई हैं। तो स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं नंबर ऑफ इम्पैक्टेड बिट्स। स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमने टर्म पढ़ी है ना, यहाँ पर ये वाली करप्टेड, तो स्टूडेंट यहाँ पर करप्टेड को ही इम्पैक्टेड बिट कह दिया गया है। तो स्टूडेंट, ये किस पर डिपेंड करती है? बेसिकली इसका दौर मदार 2 चीज़ों पर होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? डेटा रेट, और दूसरा हमारे पास क्या होता है? ड्यूरेशन ऑफ नॉइस। अगर शोर का दुरानिया बिट की दुरानिया से ज़्यादा हो, याद रखें, अगर ड्यूरेशन ऑफ नॉइस इज ग्रेटर देन ड्यूरेशन ऑफ बिट्स, देन
हमारा जो ब्रस्ट एरर है वो आता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ये वाला जो आपको सर ने आपको लिखकर बताया है, तो आपने इसे ज़हनशीन कर लेना है कि अगर नॉइस ज़्यादा हो जाए ड्यूरेशन ऑफ बिट से, तो हमारे पास कौन सा एरर अक्कर होता है? हमारे पास ब्रस्ट एरर अक्कर होता है, और ये सबसे ज़्यादा अक्कर होता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको एग्जाम्पल बताई गई है। यहाँ पर स्टूडेंट मैंने इसकी कैलकुलेशन की थी। ये देखिए स्टूडेंट, अगर हमारे पास इफ़ वी सेंडिंग डेटा एट 1 kbs, अगर हम 1 kbs यानी कि 1 किलो बिट पर सेकंड के थ्रू डेटा सेंड कर रहे हैं, और नॉइज़ आ रहा है 1/100 सेकंड, यानी कि सेकंड के 100वें हिस्से में, तो कितनी वो बाइट्स को इफेक्ट करेगा? वो 10 बाइट्स को इफेक्ट करेगा। कैसे? हम ऊपर लिखेंगे 1000 और डिवाइड कर देंगे उसे 1/100 के साथ, तो क्या होगा? 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगे इस 2 ज़ीरोज़ के साथ, और जब 1 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 10। इसी तरह स्टूडेंट जब एमबीज की बात हो रही हो, तो एमबीज में क्या होता है? इफ़ वी सेंड 1 मिलियन बिट पर सेकेंड द सेम नॉइज इफेक्ट 10,000 बिट्स। तो स्टूडेंट हाँ, ये देखें यहाँ पर के था, यानी कि के हम किसे कहते हैं? के हम कहते हैं 1000 को, और एम बी हम किसे कहते हैं 10,000 को, सॉरी 10 लाख को। तो स्टूडेंट इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ 2 ही ज़ीरो इसके साथ कटेंगे, और बाकी जो हमारे 4 ज़ीरो हैं वो एज इट इज़ आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसका जो टॉपिक है वो है हमारे पास एरर 2 टाइप। तो स्टूडेंट जो हमारे पास एरर की सेकंड टाइप होती है, उसके अंदर हमारे पास क्या इन्वॉल्व होता है? हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको सेम इसी का लॉजिक समझाया गया है, तो ये एज इट इज़ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप आएँ, डेटा रेट एंड ड्यूरेशन ऑफ नॉइस, तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, यही इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हम ऊपर कवर करके आ चुकी हैं, तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये एज इट इज़ इसमें कुछ भी करने वाला नहीं है। जो ऊपर किया सेम वही है। इसका जो एमसीक्यूज है यही आ सकता है कि नंबर ऑफ बिट इफेक्टेड डिपेंड्स अपॉन, किस पर डिपेंड करती है? डेटा रेट पर और ड्यूरेशन ऑफ नॉइस पर। ये देखें यहाँ पर हमने वो कर लिया था। और स्टूडेंट ये भी सेम है हमारा। हमारा जो नेक्स्ट है वो है रिडंडेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके 5 नंबर के जो लॉन्ग आता है उसके लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बेतहाशा एमसीक्यूज यहाँ से आते हैं। स्टूडेंट ये जो आपके लेक्चर्स हैं बहुत आसान है। आपका जो मैंने लास्ट लेक्चर नंबर 9 पढ़ाया था ना, उससे कदरे आसान है ये, और इम्पोर्टेंट भी बहुत है। सबसे पहले तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सेंट्रल कॉन्सेप्ट है एरर्स को डिटेक्ट करने का या करेक्ट करने का, वो कौन सा है? वो हमारे पास क्या है? रिडंडेंसी। तो रिडंडेंसी एरर को करेक्ट करने या फिर डिटेक्ट करने का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट डिटेक्शन एंड करेक्शन 2 अलग टर्म्स हैं, इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आके डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर हम चाहते हैं कि गलती पकड़ी जाए, तो हम अपने असल डेटा के साथ कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगाकर भेज देते हैं। तो स्टूडेंट यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है। रिडंडेंसी में क्या होता है? हम कुछ एक्स्ट्रा बिट्स लगाकर अपने डेटा के साथ भेज देते हैं, जो कि हमें एबल करता है एरर्स को करेक्ट या फिर डिटेक्ट करने में। ये एक्स्ट्रा बिट जो होती हैं वो सेंडर शामिल करता है। जब ये डेटा पहुंचता है तो जो रिसीवर होता है इन्हें चेक करके हटा देता है। तो याद रखें स्टूडेंट, जो रिडंडेंट बिट्स होती हैं उन्हें ऐड कौन करता है? सेंडर ऐड करता है, और हटाता कौन है? हमारा रिसीवर। तो स्टूडेंट ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो आपके फर्दर एग्जाम MCQs बनकर आ जाते हैं पेपर में, तो कहीं बाहर से कुछ भी नहीं आता। आपने इन्हीं चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है स्टूडेंट, इन एक्स्ट्रा बिट्स की मौजूदगी की वजह से ही रिसीवर को पता चलता है कि डेटा ख़राब हुआ है या नहीं। तो स्टूडेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसीवर को कैसे पता चलता है कि डेटा ख़राब है या नहीं। तो स्टूडेंट वही एक्स्ट्रा बिट्स जो हमने लगाई होती हैं वही हमें बताती हैं। अब स्टूडेंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी करेक्शन है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है हमारी डिटेक्शन में। क्यों स्टूडेंट? क्योंकि जो हमारी डेटा डिटेक्शन होती है उसका जवाब यस या नो में होता है। कैसे? कि एरर आया है या नहीं आया। अगर हम स्टूडेंट यही देखें तो वो हमारी एरर डिटेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर हम नंबर ऑफ करप्टेड बिट में इंटरेस्टेड नहीं होते। याद रखिए, हम डिटेक्शन के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होते कि कितनी बिट्स डिस्टर्ब हुई हैं या करप्ट हुई हैं। स्टूडेंट इसके में जो हमारे पास डिटेक्शन होती है ना, उसके अंदर सिंगल बिट एरर और जो हमारे पास ब्रस्ट एरर वो सेम ही होते हैं। क्योंकि इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कितना चेंज हुआ है, बस यही कहते हैं कि हुआ है
या नहीं हुआ। लेकिन जो हमारी करेक्शन होती है वो मुश्किल क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमने ये देखना होता है कि हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ बिट्स कितनी हैं जो डिस्टर्ब हो चुकी हैं और उनकी लोकेशन क्या है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है स्टूडेंट, आपसे ये पूछ लिया जाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लोन के हवाले से। तो स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ एरर्स एंड द साइज ऑफ मैसेज आर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं? नंबर ऑफ एरर एंड साइज ऑफ मैसेज। वी नीड टू करेक्ट अ सिंगल एरर इन 8-bit डेटा यूनिट, वी कंसिडर 8 पॉसिबल एरर करेक्शन। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, आपके क्विज में भी ये आता है कि अगर हमने सिंगल एरर को सेट करना है और सिंगल एरर में कितनी बिट्स का डेटा होना चाहिए, 8 बिट्स का, तो हमें कितनी एरर लोकेशन मतलब फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, वो हमारे पास कितनी होंगी, 8 होंगी। लेकिन अगर 2 एरर्स आ जाएं, 2 एरर्स आ जाते हैं तो हमें कितनी बिट्स चाहिए होंगी, हमें चाहिए होंगी 28 बिट्स। तो स्टूडेंट ये आपने परम्यूटेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था मैथ्स में, तो इसी के अकॉर्डिंग होगा। आप कैलकुलेटर में परम्यूटेशन का सैम्बल यूज़ करके इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जैक्टली आपके पास 28 ही आंसर आता है। स्टूडेंट अब जो हमारा यहाँ पर आपका लेक्चर खत्म होता है। लेक्चर नंबर हमारा जो लेसन नंबर 138 है उसका टॉपिक है कोडिंग। तो कोडिंग क्या होती है? रिडंडेंसी चेक करने के लिए या फिर इसको हासिल करने के लिए हम मुख्तलिफ कोडिंग स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी स्टूडेंट हम अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक्स्ट्रा बिट नहीं लगा सकते। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि हम एक्स्ट्रा बिट लगाते हैं, तो याद रखिए अपनी मर्ज़ी से हम एक्स्ट्रा बिट नहीं लगाते। हमारे पास रिडंडेंसी की कुछ कोडिंग स्कीम्स होती हैं, तो हमने बेसिकली उन्हीं कोडिंग स्कीम को डिस्कस करना है। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास जो सेंडर होता है यानी कि भेजने वाला एक्स्ट्रा बिट को इस तरह से शामिल करता है कि इनका और असली डेटा का आपस में एक रिलेशनशिप या फिर एक रिश्ता कायम हो जाए। एक मैथमेटिकल रिलेशन होता है स्टूडेंट, ये हमने मैथ्स में बहुत बार रिलेशन पढ़ा है अपनी MTH 202 में भी। तो स्टूडेंट एक रिलेशन बना देता है रिडंडेंट जो हमारी बिट्स होती हैं और जो एक्चुअल बिट्स होती हैं। तो अब स्टूडेंट रिसीवर साइड पर क्या होता है, जो हमारा रिसीवर होता है वो चेक करता है उन बिट्स को और एरर्स को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आपने दुकान से जो चीज़ खरीदी थी उनका जो डेटा था वो कुछ इस तरह से, उनकी जो कीमत थी एक 10 की थी, एक 20 की थी और एक 30 की थी। तो स्टूडेंट आपका जो दुकानदार होता है वो क्या करता है, वो उसका टोटल करता है। ठीक है स्टूडेंट, जब वो टोटल करता है तो वो क्या बनता है, 60। क्या 60 से रिवर्स हमारे जो बाकी नंबर है वो बन सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। तो स्टूडेंट यही तरीका होता है हमारे पास रिडंडेंसी कोड का। अगर हमारे पास इन तीनों चीज़ों को जमा करने से 60 आता है और इन 60 को ही फिर से तोड़ने के बाद हमारे पास 10, 20 और 30 आता है, तो ये एग्जैक्टली हमारे पास एग्जैक्ट डेटा है या एग्जैक्ट बिट्स हैं। स्टूडेंट हमने ऊपर ये जमा वाला अभी मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसका हमें बहुत फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि जो दुकानदार है अपनी मर्ज़ी से नहीं लिखता बल्कि ऊपर वाले डेटा को देखकर लिखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पैसे बन रहे हों 100 रुपये लेकिन वो आपसे 120 ले ले? नहीं स्टूडेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि रेशो जो रिडंडेंट बिट्स की रेशो होती है या रिबर्टनेस होती है, इसी प्रोसेस के ज़रिए हम नीचे वाले टोटल को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 129 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे कोडिंग की स्कीम। तो स्टूडेंट हमारे पास वैसे तो काफ़ी कोडिंग की स्कीम्स होती हैं, लेकिन जो सबसे बेस्ट है और जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास कोडिंग होती है हमारे पास ब्लॉक कोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट। ये जो इस तरह की होते हैं ना, ये थोड़े से कैलकुलेशन वाले होते हैं, तो आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इस तरह का आपसे पूछते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है, MCQs भी, और आपसे थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करवा लेते हैं। फ्री के 5 नंबर होते हैं ये। अब देखते हैं कि ब्लॉक कोडिंग होती क्या है। हम अपने लंबे मैसेज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। हर टुकड़े को डेटा वर्ड कहते हैं। इम्पोर्टेंट, हर टुकड़े को हम क्या कहते हैं, डेटा वर्ड कहते हैं। और हम इसको फार्मूले में किससे शो करते हैं, इसे हम के बिट से शो करते हैं। स्टूडेंट इसकी जो हमारी तादाद होती है वो के बिट्स होती है। हम हर टुकड़े के साथ कुछ रिडंडेंट या फिर हिफाजती बिट शामिल कर देते हैं। इन बिट्स की तादाद क्या होती है, हमारे पास आर होती है। तो याद रखिए रिडंडेंट बिट्स हमारे पास किससे रिप्रेजेंट की जाती हैं, हमारे पास आर से रिप्रेजेंट की जाती हैं। और जब डेटा और हमारी हिफाजती बिट्स जिन्हें हम रिडंडेंट बिट्स कहते हैं मिल जाते हैं तो एक नई चीज़ बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम
कोड वर्ड्स कहते हैं। क्या चीज़ मिलती है स्टूडेंट? हमारा एन, हमारा जो के और आर, के मतलब डेटा वर्ड्स, आर मतलब रिडंडेंट बिट्स, जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? कोड वर्ड। और कोड वर्ड को हम किससे शो करते हैं? उसे हम एन बिट्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर हो चुके हैं। अच्छा, ये मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। फ़र्ज़ करें आपको एक मोबाइल फ़ोन का जो मोबाइल फ़ोन लेना है, या फिर उसका जो होता है कुरियर, जैसे हमारी डिलीवरी होती है ना, हम ऑनलाइन मोबाइल मंगवाते हैं। तो स्टूडेंट आपने जो भेजना है या फिर आपके पास जो रिसीव होना है वो डेटा वर्ड है, और इसी मिसाल में वो क्या है? आपका फ़ोन जो आप भेज रहे हैं। फ़ोन क्या है? आर। और स्टूडेंट आपका जो पैक है या फिर इन अदर वर्ड जो आपका एक्स्ट्रा जो चीज़ लगी होती है ना, हमारा जैसे फोम लगा होता है या फिर हमारे पास बबल रैप लगा होता है, तो स्टूडेंट वो सिर्फ हिफाजत के लिए, ठीक है, वो असली मोबाइल नहीं है, तो उसे हम आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास मोबाइल था उसे हम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट अब जब हम पैक करेंगे तो क्या चीज़ हुई? एक हमारे पास के हुआ यानी मोबाइल, एक हमारे पास आर हुआ यानी वो फॉर्म जो हम हिफाजत के लिए डाल रहे हैं। तो स्टूडेंट जब आपके पास कुरियर आता है तो आपके पास ये दोनों चीज़ें होती हैं, और आपका जो मोबाइल होता है सिर्फ वही काम का होता है, और जो आपके इसके साथ हमने आर लगाया होता है या फिर रैपर लगाया होता है उसे आप फेंक देते हैं। तो यही छोटी सी एग्जाम्पल है। आई होप सो आप समझ गए होंगे। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास कुछ हम क्या कह सकते हैं इसे, वैलिड या इनवैलिड, या फिर कुछ कंडीशंस। जी हाँ स्टूडेंट, ये रहा 2 कंडीशंस होती हैं हमारे पास हम ये देखने के लिए कि हमारे रिसीवर ने एक्चुअल जो डेटा है या चेंज है उसे रिसीव किया है या नहीं। रिसीवर तब गलती पकड़ सकता है जब इसे पहले से मालूम हो कि वैलिड कोड कौन से हैं। पहली बात, जब रिसीवर को पता हो कि वैलिड कोड कौन से हैं, और दूसरी बात स्टूडेंट, ये तो दोनों के लिए एक ही टिक हो गया है ये देखिए स्टूडेंट, ये वाला चलो हम दूसरा यहाँ पर कर लेते हैं। और दूसरी बात क्या कि अगर डेटा ख़राब हुआ है तो किस इनवैलिड कोड में बदला गया है। 2 बातें, पहला कि वैलिड कोड कौन सा है, दुरुस्त कोड, और इनवैलिड कोड कौन सा है जो बाद में बन गया है। तो ये 2 आपके पास इंपॉर्टेंट कंडीशंस होती हैं, आपने इन्हें माइंड में रखना है स्टूडेंट। यहाँ पर आपको यही कवर करवाया गया है। ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपका डेटा वर्ड है, उसके बाद आपका चेकर आता है, इसके बाद आपका क्या आता है, कोड आता है। तो इसका जो लॉजिक है आपके पास, अगर आपका कोड दुरुस्त हुआ, जो भी आपने कोड दिया था स्टूडेंट, तो वो एक्स्ट्रा बिट्स हटा देगा और असली डेटा यानी कि के को निकाल लेगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपका कोड ठीक है तो क्या करेगा वो ये है स्टूडेंट, जी हाँ, तो ये हमारा क्या है, करेक्ट होगा, तो हमारी जो ओरिजिनल डेटा है उसे निकाल लेगा। लेकिन बदकिस्मती से अगर हमारा कोड ही गलत हो जाए तो रिसीवर उसे क्या करेगा, उसे डिस्कार्ड कर देगा, यानी कि उसे बास्केट के अंदर डाल देगा। और जो हमारा क्योंकि ये ठीक करने की कोशिश नहीं करता ना स्टूडेंट, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ डिटेक्ट करना है, यस नो करना होता है, इसका ये नहीं होता कि उसे वो सेट भी कर दे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट, कि इसके दरमियान जो हमारा ट्रांसमिशन होती है ना, वो अनरिलायबल होती है, यानी कि काबिले भरोसा नहीं होती। स्टूडेंट ये तमाम पॉइंट्स तो वही हैं जो हम ऊपर करके आ चुके हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमारे पास ये है, आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर डेटा ख़राब हुआ लेकिन ख़राब होने के बाद इत्तेफाक से वो एक दुरुस्त कोड जैसा बन गया, तो रिसीवर धोखा खा जाएगा और उसे कबूल कर लेगा। अब इसकी एग्जांपल क्या है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर कॉलेज एंट्री सिर्फ स्टूडेंट कार्ड पर है, आपका कार्ड टूट गया या फिर मुड़ गया, तो जो आपका गार्ड है वो आपको रोक लेगा, यानी कि जो एरर है वो पकड़ा जाएगा। लेकिन स्टूडेंट एक और कंडीशन है जिसे हम क्या कहते हैं, अनडिटेक्टेड एरर। ऊपर वाला जो एरर था वो हमारा डिटेक्टेड एरर था, और नीचे वाला जो एरर है उसे हम कहते हैं अनडिटेक्टेड एरर। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपका कार्ड गुम हुआ और चोर ने इस कार्ड को इस्तेमाल कर लिया। गार्ड तो स्टूडेंट गार्ड की जो उसकी रेक्विजिट्स होते हैं वो तो यही है ना कि स्टूडेंट के पास कार्ड होना चाहिए। तो स्टूडेंट उस जो चोर होगा उसे एंट्री दे देगा कॉलेज के अंदर। ये जो एंट्री थी तो ये गलत, लेकिन पकड़ी क्यों नहीं गई, क्योंकि ये हमारे पास एक वैलिड था, यानी कि जो आपके जैसा स्टूडेंट था जिसके पास वो कार्ड था, गार्ड ने उसे वैलिड मानकर कॉलेज के अंदर एंट्री दे दी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट, ये तो वही बातें हैं हम जो पढ़ के आ चुके हैं कि कीवर्ड्स को हम डेटा वर्ड कहते हैं, बार बार रिपीट हो रही हैं ये,
आपने इसे ध्यान से करना है। और जो हमारे पास कोड वर्ड बन जाता है उसे हम n=k+4 के आर के साथ इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये देखें स्टूडेंट, वही हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टूडेंट आपको एक छोटी सी एग्जांपल के थ्रू समझाया गया है। आप इमेजिन करें कि आपके पास जो डेटा वर्ड है यानी कि के, ये वाला के, तो स्टूडेंट वो आपके पास किसके बराबर है? वो आपके पास है 2 के बराबर। आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं उन्होंने यही आपको, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी गिवन है, और जो n है आपके पास वो भी आपके पास है 3 के बराबर। तो स्टूडेंट अब हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 3 + 2 हमारे पास 5 के बराबर आता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये आपको कोड वर्ड के थ्रू समझाया गया है। जब आप 2 की पावर 3 लेते हैं, 2n के थ्रू ही तो हमने फाइंड आउट करना है, तो आपके पास क्या आता है? 8। और जब आप 2 की पावर 2 लेते हैं तो आपके पास क्या आता है? 4। ये देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये इतना मतलब सर ने किया हुआ है, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें यहाँ पर क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट किया गया है। देखें ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास वैलिड कोड है। हमने ऊपर बात की है ना कि हमारे पास 4 तरह के कोड हो सकते हैं। सबसे पहले देखें 0 के लिए हमारे पास क्या होगा? 0 के लिए हमारे पास होगा 000। 01 के लिए क्या होगा? 011। और 0 हमारे पास 10 के लिए क्या होगा? 101। और हमारे पास 1 और 1 के लिए क्या होगा? 110। यहाँ पर कुछ भी नहीं किया स्टूडेंट, एक बिट को ऐड किया। यहाँ पर देखिए तो एक 0 को ऐड किया, यहाँ पर 1 को ऐड किया, यहाँ पर 1 को ऐड किया है, और यहाँ पर किसको ऐड किया है? यहाँ पर 0 को ऐड किया है। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आपको यही बताया गया है कि 01 की जो हमारे पास वैलिड कोड होता है उसका जो एक्सपेक्टेड होता है वो हमारे पास 01 है। अब देखें स्टूडेंट, अगर हम करप्टेड की बात करें, अगर हमारे पास 111 आ जाए तो स्टूडेंट ये हमारा करप्टेड कोड है। देखें अब इन तमाम में से इनको देखना है आपने, कहीं पर भी 11 आ रहा है? नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट ये क्या कर देगा? इसे डिस्कार्ड कर देगा, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेगा। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम 000 देखें तो इसकी जो राइट 2 बिट्स हैं वो करप्टेड हैं। वो कैसे स्टूडेंट? ये देखिए स्टूडेंट, ये वाली जो 2 बिट्स हैं जो राइट पर हैं, और स्टूडेंट हमारे पास जो रिसीव होगा वो क्या हमारे पास रिसीव होगा? हमारे पास रिसीव होगा 000। ये देखें यही वाली चीज़। तो स्टूडेंट ये आपको एग्जाम्पल दी है आपके सर ने, आप मज़ीद इसे देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट यही जो हमने ऊपर बात की है इसी को एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हार्मिंग डिस्टेंस। स्टूडेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने आपको तमाम कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हैं ये रियली इंपॉर्टेंट है। देखें सबसे पहली बात, जो हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस होता है 2 वर्ड्स के दरमियान, उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं? उसे हम dxy की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट आपने मैथ्स में फार्मूला पढ़ा था ना डिस्टेंस का, तो सेम वही फार्मूला होता है हमारे पास। अब ये हैमिंग डिस्टेंस होता क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास 2 वर्ड्स के दरमियान कितने बिट्स का फ़र्क है, यानी दोनों को आमने सामने रखें और देखें किन किन जगह पर वो एक दूसरे से अलग हैं। यहाँ पर तो स्टूडेंट सिर्फ हम देख रहे थे ना कि क्या फ़र्क आ गया है, लेकिन यहाँ पर हमने देखना है कि कितना फ़र्क है, और देखें कि किस तरह दोनों बिट्स को आमने सामने रखकर। और स्टूडेंट इसके अंदर जो हमारी बिट्स होती हैं, बिटवीन रिसीव्ड वर्ड एंड सेंड कोड इज़ अ नंबर ऑफ करप्टेड बिटवीन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तो स्टूडेंट हैमिंग जो हमारे पास होता है उसका मतलब क्या है कि रिसीविंग और सेंडिंग के दरमियान जितनी बिट्स करप्ट हुई हैं हम उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से आपसे पूछा जा सकता है कि सेंड वर्ड एंड रिसीवर वर्ड के अंदर करप्टेड बिट को हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम उसे हैमिंग डिस्टेंस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट अगर आप देखें बेसिकली जो हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस होता है उसे हम एक्सओर के तौर पर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट ये जो ऊपर आपको सारी ड्राइंग के थ्रू समझाया गया है, ये देखें यहाँ पर मैंने आपके लिए टेबल ड्रॉ कर दिया ताकि आपको आसानी रहे। स्टूडेंट अब एक्सओर होता क्या है? याद रखें एक्सओर के अंदर 0 तब आता है जब दोनों चीज़ें सेम हो। याद रखें दोनों चीज़ें सेम, जो हमने बाई कंडीशनल में पढ़ा था स्टूडेंट MTH2O2 में, अगर आपकी मैथ है तो स्टूडेंट दोनों सेम होनी चाहिए। यानी कि अगर दोनों 0 हैं तब भी 0 आएगा, अगर दोनों 1 है तब भी हमारे पास 0 आएगा। देखिए अब 0 था, आंसर क्या आया? 0। 1 था, 1 आया। 1 था, फिर हमारे पास क्या आया? 1। और स्टूडेंट जो हमारा हैमिंग डिस्टेंस है वो हमारे पास 1 जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं? कैलकुलेट। अब देखें कितने 1 आए हैं? 1 1 और 2 1। अब बताएं हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस कितना होगा? हमारे पास जो हैमिंग डिस्टेंस होगा वो हमारे पास
2 होगा, ये देखें यहाँ पर गिवन है। यही आना है स्टूडेंट आपके सब्जेक्टिव में इंशाल्लाह, और बहुत आसान है। इसी तरह आपको 2 वैल्यूज़ दी होंगी, ये देखें इस तरह आपको 2 वैल्यूज़ दी होंगी, आपने इन दोनों के दरमियान एक्स और इस तरह टेबल बना लें, या फिर आप अपनी कॉमन सेंस के साथ भी कर सकते हैं। ये देखें 0 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, बाकी सबके साथ 1 आ जाएगा। तो आप इस तरह फाइंड आउट करके सिर्फ आपने ये बताना है कि इसका जो आंसर आता है वो 2 आता है, और ये 3 नंबर का आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखें जो नेक्स्ट है आपके पास, उसके अंदर आपको ये 2 नंबर्स दिए गए हैं, इनके दरमियान आपने फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस है, हैमिंग डिस्टेंस कितना है। आपने किसके थ्रू फाइंड आउट करना होता है, एक्सओर के थ्रू। और एक्सओर हमने पढ़ा था ना कि जो चीज़ें सेम है उसके लिए 0। सबसे पहले तो सेम सेम देख लेते हैं, 1 1 है 0 आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास सेम कहाँ पर आ रहा है, ये देखें ये भी सेम है, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 0, और बाकी जो तमाम हैं वो हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 1। अब गिने कितने 1 हैं, 1 2 3, तो इसका हैमिंग डिस्टेंस क्या होगा, हमारे पास 3 होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। ये जो है स्टूडेंट यही बात है जो हम करके आ चुके हैं। ये याद रखिए कि जो हैमिंग डिस्टेंस इज़ अ वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। याद रखें हैमिंग वैल्यू जो होती है वो कभी भी छोटी नहीं होती। इसे मैं बहुत ख़राब हो गया है, ये देखिए स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ आपके पास कि जो हैमिंग की वैल्यू होती है वो कभी भी क्या नहीं होती, वो कभी भी हमारे पास 0 से छोटी नहीं होती। या तो वो बड़ी होगी या फिर वो इक्वल होगी 0 के। तो ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर भी वी शो हैमिंग डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वही स्टूडेंट जो ऊपर भी हम कवर करके आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने खुद से ऐड किया, जब मैंने इसे देखा था तो वो मुझे नज़र नहीं आया था। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है हमारे पास कि जो हमारे पास हैमिंग है उसकी ही फर्दर स्टूडेंट हमने देखनी है टाइप। क्या हो गया, ये रेस नहीं हो रहा। अब स्टूडेंट हमारा मिनिमम हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है। फर्ज करें हमारे पास कोड की एक पूरी लिस्ट है या फिर कोड का एक पूरा टेबल है। अब इस टेबल में मौजूद हर पेयर का आपस में कंपैरिजन करेंगे। क्या करेंगे, टेबल में मौजूद हर पेयर का, पेयर क्या है ये ऊपर हम करके आ चुके हैं। ये देखें ये वाला जो हमारे पास है ये पेयर है, ये है ना स्टूडेंट ये पेयर है। तो हर पेयर का दूसरे पेयर के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। जिस पेयर में सबसे कम फर्क निकलेगा, क्या होगा, जिस पेयर में सबसे कम फर्क निकलेगा वो नंबर हमारा डी मिन होगा। जैसे स्टूडेंट वहाँ पर तो हम डी से ही रिप्रेजेंट कर रहे थे ना, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मिनिमम की बात हो रही है तो डी मिनिमम से हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट जो हमारे पास ये ऊपर की जो आपको पिक्चर दी गई है उसी का ओवरव्यू है। ये देखें स्टूडेंट अब हमारे पास जो पिक्चर है उसके अंदर दिया गया है कि जो हमारे पास हैमिंग डिस्टेंस है वो हमारे पास 4 है, और ये जो कोड है ये जनरेट किया जाता है कि हम किस तरह से एरर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, याद रखना है आपने। आपके पास min 4 है और min 4 का जो फार्मूला है वो s+1 है। अब स्टूडेंट जब आपने अपना एस फाइंड आउट करना हो, एस सब किसे कहते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट एस हम डिनोट करते हैं एरर कोड जनरेट एरर डिटेक्शन। तो स्टूडेंट जो डिटेक्शन के लिए हम कोड बना रहे होते हैं उसे हम एस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे, डी में से 1 को माइनस कर देंगे। डी हमारे पास 4 है, 4 में से जब 1 जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 3 आएगा। तो स्टूडेंट यही आपकी कैलकुलेशन है, इंपॉर्टेंट है आपके 3 नंबर के शॉर्ट के लिहाज से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीनियर कोड ब्लॉक, तो स्टूडेंट लीनियर कोड ब्लॉक क्या होता है, फर्स्ट करें स्टूडेंट आपके पास रंगों का एक सेट है जैसे लाल या फिर नीला और जामनी। अगर स्टूडेंट आप लाल और नीले को मिलाएं तो वो जामनी बनता है। क्यों स्टूडेंट, आपने ये करना भी है, अगर आपके पास कलर्स हैं या आपके किसी छोटे बहन भाई के पास है तो आपने करना है। जब आप रेड और ब्लू को मिलाते हैं तो वो आपके पास पर्पल बन जाता है। चूंकि स्टूडेंट जो हमारा पर्पल कलर है वो सेट के अंदर मौजूद है तो ये लीनियर है। इसी तरह अगर हम लाल और नीले को मिलाएं तो वो क्या बन जाता है, लाल और नीले को मिलाने से हरा बनता है। तो ये सेट के अंदर नहीं है तो ये क्या है, लीनियर नहीं है। अब इस एग्जाम्पल को आप अपने माइंड में रखें। अब हम इसकी ऑफिशियल जो हमारे पास डेफिनेशन है वो पढ़ते हैं। लीनियर कोड ब्लॉक एक ख़ास किस्म का कोड होता है। इसकी पहचान ये है स्टूडेंट कि अगर आप लिस्ट में से कोई भी 2 कोड्स उठाएं और उनका एक्स और करें तो वो जवाब आएगा, जो भी जवाब आएगा वो आपकी लिस्ट में पहले से मौजूद होगा। जैसे
जब आपने लाल और नीलों को मिलाया था तो जामनी बना था। हमने ऊपर बात की थी ना कि 3 ही तो रंग हैं, जामनी, नीला और लाल। तो स्टूडेंट जब आपने और कौन से कलर्स को हमने मिलाया था, लाल और नीले को, तो वो हमारे पास क्या बना था, वो हमारे पास हरा बना था। तो वो हरा सेट में था नहीं था, यही आपने करना है। ये देखिए अब यहाँ पर भी आपको यही करके दिखाया गया है 0 1 1, और जब आपने एक्सोर लिया है 1 0 0 का, तो वो हमारे पास 1 10 के बराबर बना है। तो ये देखिए यहाँ पर जो कोड है ऊपर आप पढ़ के आ चुके हैं ना स्टूडेंट। तो ये देखें आपके पास 110 कहीं पर बनता है स्टूडेंट। जी हाँ स्टूडेंट, कैसे, जब आप इन दोनों को प्लस करते हैं, ये जो दोनों आपके पास आए हैं, तो ये देखें स्टूडेंट, इसको और इसको जब आपने प्लस किया तो वो आपके पास क्या बना, 110। अब देखें इसके अंदर, इस पूरे ब्लॉक के अंदर 110 है। जी हाँ बिल्कुल है। तो इसे हम क्या कहते हैं, हम लीनियर ब्लॉक कोडिंग कहते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट आपको ये दिया भी गया है कि नंबर ऑफ फर्स्ट in non-zero code are 2 and 2, so minimal Hamming distance is 2। अब ये क्या बोला है स्टूडेंट, अब इसको भी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल के साथ समझाती हूँ। फर्ज करें स्टूडेंट, आपकी जो क्लास में 3 बच्चे हैं, जैसे अली सफ़ेद मतलब उसकी कमीज़ है और उसकी नीली पैंट है। इसी तरह जो अहमद है उसकी सफ़ेद कमीज़ है लेकिन जो पैंट है वो काली है। इस तरह जो बिलाल है उसकी जो शर्ट है वो रेड कलर की है और जो पैंट है वो किस कलर की है, वो ग्रीन कलर की है। तो स्टूडेंट अब हमारे पास जो फ़र्क आ रहा है वो किन चीज़ों में, 2 ही में, क्योंकि बात किसकी हो रही है, पैंट और शर्ट की, और इन दोनों चीज़ों में ही फ़र्क आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये मिनिमम हमारे पास हैमिंग है। जहाँ पर भी स्टूडेंट ये आ जाए, आपने याद रखना है कि जो चीज़ कॉमन आ रही होती है, यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये स्टूडेंट कॉमनैलिटी ही है ना, और जो कॉमनैलिटी होती है वो एग्जिस्ट कर रही होती है हमारे गिवन स्नैरियो के अंदर। ये देखिए स्टूडेंट, इसको फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है ये भी मैंने आपको करके दिखा दिया है, आपने इसे देखकर जाना है। मैं यहाँ पर आपको स्टूडेंट मार्क भी कर दूंगी कि 3 नंबर का ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पैरिटी चेक कोड। स्टूडेंट ये सबसे ज़्यादा आसान और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यहाँ पर क्या स्टूडेंट, ये हमारा सबसे ज़्यादा आसान होता है और सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो आपने याद रखना है कौन सा जो हमारा मेथड है वो सबसे सिंपल होता है एरर डिटेक्शन में, तो वो हमारे पास पैरिटी चेक कोड होता है। इसके अंदर होता क्या है स्टूडेंट, ये एक डिजिटल दुनिया में एरर को पकड़ने का सबसे सादा तरीका है। इस तरीके में हम असली डेटा के साथ एक एक्स्ट्रा बिट का इजाफा कर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पैरिटी बिट कहते हैं। स्टूडेंट ऊपर हमने पढ़ा था ना सिंगल बिट वाला, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इवन और ऑड का थोड़ा सा इसके अंदर चक्कर आ जाता है। तो वो कैसे है स्टूडेंट, इसका असूल बहुत सादा है। हम चाहते हैं कि हमारे पूरे डेटा में एक की तादाद एक ख़ास तरतीब से रहे। हमने ऐड तो एक ही करना है, लेकिन उसकी एक ख़ास सीक्वेंस होना चाहिए। अब इसकी 2 एग्ज़ाम हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमारा डेटा 0 2 4 6 8 यानी कि इवन की तादाद में आए। तो इवन की जो कुल तादाद होती है उसमें हम क्या करते हैं, 1 ऐड करते हैं। अब जो दूसरा मेथड है जिसे हम ऑड पैरिटी कहते हैं, तो स्टूडेंट हम कोशिश करते हैं कि डेटा यानी कि 1 3 5 यानी कि ऑड की जो तादाद है उसके अंदर हम 1 ऐड करें। अब स्टूडेंट ये जो हमें पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पर आपको यही समझाने की कोशिश की गई है कि यहाँ पर देखिए आपके पास क्या था, 4 0 0 थे, तो आपने इसके अंदर क्या ऐड किया, आपने इसके अंदर 1 0 ऐड कर दिया। ये देखें ये कितने हो गए हमारे पास 4, और ये देखिए स्टूडेंट आपके पास 1 2 3 4, तो स्टूडेंट आपके पास 4 वैल्यूज़ थी। इसको आपने क्या किया, इसके अंदर आपने क्या कर दिया, 1 को ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट बस हमने इसी सीक्वेंस को अपनी माइंड में रखना है। अब ये देखें 1 2 3 4 इवन था, तो हमने क्या ऐड कर दिया, इसकी राइट साइड पर हमने 1 ऐड कर दिया। इसी तरह स्टूडेंट ये हमारे पास ये भी हमारे पास 4 यानी कि इवन था, तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर भी 1 ऐड कर दिया। तो स्टूडेंट इसी तरह हमने एक ख़ास सीक्वेंस को फॉलो करना होता है इसके अंदर। देखिए ना स्टूडेंट, अब ये अगेन इसे देखें, यहाँ पर 1 है, हमने तो इवन करने की कोशिश करनी है ना, तो यहाँ पर हम 1 और लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारे पास इवन बन जाएगा। यहाँ पर और था और यहाँ पर जब 1 लगा तो वो इवन बन गया। अब ये देखें यहाँ पर भी 1, ये देखो ये 0 0 तो हमारे पास है, लेकिन जो 1 है ना वो क्या है, वो इवन है। तो हमने इसे सॉरी ऑड है, तो इसे हमने क्या बनाने की कोशिश करनी है, इसे हमने इवन बनाना है। तो इवन कब बनेगा, इसके अंदर जब 1 और 1 लगा देंगे। अगेन देखें यहाँ पर ये भी हमारे पास इवन है, ये भी, तो ये पहले से इवन है, तो इसके अंदर हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 0। ठीक है,
अब ये देखें, यहाँ पर 1 है एक, तो ये ओड है, हम एक और 1 एंड पर लगा देंगे। याद रखें एंड पर हम काम कर रहे हैं, इसकी राइट साइड एंड पर। अब देखें यहाँ पर ये दोनों ही हमारे पास क्या है, ये पहले से इवन है तो क्या लगा देंगे 0। जहाँ पर पहले से इवन है 0 लगेगा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम 1 लगाकर उसे क्या कर लेंगे, इवन कर लेंगे। अब देखें 3 है हमारे पास, 3 इवन है या ओड? एग्जैक्टली स्टूडेंट हमारे पास ओड है, तो हम 1 लगाकर इसे इवन बना लेंगे। अगर ये भी देखें आप, यहाँ पर देखिए 1 एक है यानी कि ओड है, इसे हम 1 लगाकर इवन बना लेंगे। इसी तरह ये पहले से इवन है तो 0 लगा देंगे। यहाँ पर भी इवन है, एंड पर 0 लग जाएगा। यहाँ पर ओड है, एंड पर 1 लग जाएगा। इवन है 0 लगेगा, ओड है 1 लगेगा। यहाँ पर अगर देखें हमारे पास क्या है, इवन है, सॉरी ओड है, ये देखिए 3 है ना, तो क्या लगेगा 0। इसी तरह हमारे पास ये पहले से हमारे पास पूरा का पूरा क्या है, इवन है, तो क्या लग जाएगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट अब ये देखें कि हमारी जो डिटेक्शन होती है, डिटेक्शन मैकेनिज्म है, वो किस तरह वर्क करता है। रिसीवर के पास एक ही रोल होता है कि गिनती करो। क्या रोल होता है हमारे रिसीवर के पास, यहाँ पर स्टूडेंट आपको गिवन भी है, मैं आपको दिखाऊं कि जो हमारा रोल होता है ना रिसीवर का, उसका मतलब होता है कि आप काउंटिंग करो। किस तरह स्टूडेंट, अगर हम इवन पैरिटी तय की थी, ये जो अभी हमने किया है स्टूडेंट, इसके अंदर हमने इवन पैरिटी तय की ना। रूल तो 2 होते हैं, या इवन करो या ओड, लेकिन हम इवन को लेकर चल रहे थे। तो रिसीवर को जो डेटा मिला उसमें 1 की तादाद हमेशा जो 1 की तादाद है वो ओड थी, और तो वो फ़ौरन समझ आएगा कि रास्ते में कोई एक बिट ख़राब हुई है। मिसाल के तौर पर ये देखिए स्टूडेंट, हमने तो 1 लगा के हर एक को इवन कर दिए। बदकिस्मती से अगर हमारे रिसीवर को कोई ओड नंबर मिलता है, तो रिसीवर को तो पहले से पता है ना कि मुझे सिर्फ इवन मिलने वाले हैं। जैसे ही ओड मिलेगा वो कहेगा नहीं भाई ये ठीक नहीं है, इसके अंदर जो हमारे पास एरर है वो अक्कर हो गया है। तो बहुत बेस्ट है स्टूडेंट, बहुत कॉमन सेंस का इसका कॉन्सेप्ट था। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास जो इसका देखिए कोई भी जो चीज़ होती है उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो पैरिटी कोड होता है ना, वो सिर्फ गलती बता सकता है, उसे ठीक नहीं कर सकता। याद रखिए ऊपर जितने भी हमने कोड पढ़े हैं ना, उसके अंदर कोई ऐसा नहीं था जो क्या कर सके, डिटेक्शन को डिटेक्शन के अलावा करेक्शन भी कर सके। ये सिर्फ तब काम करता है जब एक बिट खराब हो। याद रखें, जब सिर्फ एक बिट खराब हो। लेकिन बदकिस्मती से अगर हमारी 2 बिट्स खराब हो जाएं, तो रिसीवर को इवन जो इवन होता है दोबारा मतलब उसे इवन नहीं कर सकता ना, तो ये क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या होगा, अनडिटेक्टेड होगा और उसे पता ही नहीं चलेगा। डिटेक्टेड क्या होता है, जिसे वो डिटेक्ट कर ले, और अनडिटेक्टेड क्या होता है, जो उसे डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाए। अब जो हमारा लेसन है वो है साइक्लिक कोड। स्टूडेंट थोड़ी सी वीडियो लंबी है लेकिन बहुत अच्छे तरीके से आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है। यकीन करें बहुत ही ईजी वर्डिंग में और बहुत रिलायबल मैं आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ। यूट्यूब पर आई गेस किसी ने भी इतना अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं दिया। वैसे तो हर इंस्ट्रक्टर बहुत कोशिश करता है एग्जैक्टली सेम और एग्जैक्टली आपको कॉन्सेप्ट देने की। तो उम्मीद करती हूँ आपको आप बोर नहीं हो रहे होंगे। साइक्लिक कोड दरअसल हमारे जो लीनियर ब्लॉक कोड होते हैं उन्हीं के थ्रू वर्क कर रहा होता है। तो स्टूडेंट जो हमारे लीनियर कोड्स की एक फैमिली या एक किस्म होती है, लेकिन इनमें एक ख़ास जादुई प्रॉपर्टी होती है। जो हमारे पास मैजिकल प्रॉपर्टी होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम साइक्लिक शिफ्ट कहते हैं। तो याद रखिए जो हमारे पास अलजबरा का मतलब भी स्टूडेंट जादू होता है। आपको पता है जादू होता है जो आपको पागल कर देता है मैथ्स में। तो स्टूडेंट इसको हम क्या कहते हैं, अलजबरिक जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है उसे हम साइक्लिक शिफ्ट बोलते हैं। इनकी जो साख्त होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसी ज़बरदस्त होती है कि अगर आपके पास एक वैलिड कोड है और आप इसके नंबरों को घुमा दें या रोटेट कर दें, तो वो नया कोड जो बनेगा वो भी दुरुस्त माना जाएगा। वाओ, बहुत बहुत बेस्ट है स्टूडेंट। अगर आप घुमा देते हैं, या मिसाल के तौर पर स्टूडेंट आप खेल रहे थे वो म्यूज़िक चेयर, तो आपके जो 5 दोस्त थे 5 अलग कुर्सियों पर बैठे थे। जब आपने अगेन रोटेशन की तो क्या हुआ, सब दोस्तों की कुर्सियाँ चेंज हो गई। अब हमने ऊपर पढ़ा था ना स्टूडेंट कि इस तरह की जो होती है वो हमारे पास डिटेक्शन कोई नहीं कर रहा था और इसको गलत मानना था। क्यों? क्योंकि कोड का सीक्वेंस खराब हो गया था। लेकिन हमारे जो साइक्लिक कोड है वो इसे दुरुस्त मानता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ये आपका रिपीट भी होता है स्टूडेंट कि ऐसा कौन सी हमारी स्कीम है अगर जिसके अंदर हम रोटेशन कर दें तो वो फिर भी नया बनने वाला कोड दुरुस्त माना जाता है। तो वो हमारे पास साइक्लिक कोड्स होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट
CRC। सबसे पहले तो आप इसका स्टैंड फॉर याद रखें, क्योंकि ये स्टैंड फॉर बहुत इंपॉर्टेंट है। CRC स्टैंड फॉर साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। हमारा जो स्टूडेंट साइक्लिक कोड होता है ना, उसी का सबसेट होता है CRC। अब ये स्टूडेंट यूज़ कहाँ पर होता है? हमारे लैंस में और वैन्स में यूज़ होता है। ये दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एरर चेकिंग तरीका है। ये आपके जो इंटरनेट होता है ना स्टूडेंट, वैन जो पूरी दुनिया में होता है, या फिर घर की वाईफाई, उसमें इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट इसके हमारे पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इस खूबी की वजह से जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है, उसके लिए कोड बनाना और कोड को चेक करना बहुत आसान और सस्ता हो जाता है। अब स्टूडेंट, आप अगर लैपटॉप यूज़र हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं, आपने इंटरनेट से कोई जिप फाइल अपलोड की है, डाउनलोड की है, और जब आप उसे खोलते हैं तो एक एरर आता है। क्या एरर होता है? CRC। ये मेरे साथ तो काफ़ी बार हुआ है स्टूडेंट, आपके साथ भी हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या है कि फ़ाइल रास्ते में ख़राब हो गई थी। स्टूडेंट, अब आपको समझ आया? जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होता है ना CRC एरर, तो उसका मतलब क्या होता है कि फ़ाइल रास्ते में ख़राब हो गई थी और कंप्यूटर ने साइक्लिक कोड के ज़रिए चेक कर लिया है कि फ़ाइल करप्टेड है। तो स्टूडेंट, जो हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है ना, उसकी मोजें लग जाती हैं इस साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की वजह से। बहुत आसानी के साथ उसे डिटेक्ट कर लेता है। स्टूडेंट, अब यही जो टॉपिक है, आई थिंक ये मुझसे डबल बार हो गया जी स्टूडेंट, ये मुझसे डबल बार यहाँ पर पेस्ट हो गया था जब मैं इसे कॉपी पेस्टिंग कर रही थी। अब देखिए स्टूडेंट, जो हमारे पास नेक्स्ट है, इसको हमने फर्दर पढ़ना है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया कि सबसे कॉमनली यूज़ होता है, जो हमारी स्टोरेज होती है उसके लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी कि ये हमारे पास क्या यूज़ करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये आपके पास डिवीजन पॉलिनोमियल के मेथड को यूज़ करता है। इंपॉर्टेंट MCQs है आपका, बहुत बार आता है स्टूडेंट, याद रखना है। CRC जो आपके पास होता है वो डिवीजन, जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होते हैं उसको यूज़ कर रहा होता है। याद रखें, इसका जो तरीकाकार होता है, इसके अंदर हम सादा जमा या तफरीक नहीं करते, बल्कि हम डिवीजन का अमल अप्लाई करते हैं, और जिसे हम रियाजी ज़ुबान में पॉलिनोमियल डिवीजन भी कहते हैं। अब स्टूडेंट, ये हमारे पास एक ख़ास, ये बहुत ख़ास होता है। हमने पढ़ा है ना डिवाइज़र क्या होता है, और हमारे पास जो सेंडर होता है वो वसूल करने वाला होता है, और स्टूडेंट जो हमारे पास सेंड कर रहा होता है, दोनों के पास पहले से तयशुदा शेयर्ड होता है। यहाँ पर स्टूडेंट आपको पिक्चर दी गई, यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर स्टार्ट में ही आपको बता दिया क्या है, डिवाइज़र, और यहाँ पर क्या लिख दिया है शेयर्ड, यानी कि ये दोनों में शेयर्ड है। स्टूडेंट, ये थोड़ी सी पिक में थोड़ी सी बड़ी हो गई थी, तो यहाँ पर है नहीं पिक। आप अपनी जो आपके पास स्लाइड्स है ना स्टूडेंट, उसमें एग्जैक्टली ये पिक दी गई है, आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। बाकी इसमें करने वाला तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ हमने इस कॉन्सेप्ट को ग्रैब करना है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंडर, ये वाली जो बात है। इसमें स्टूडेंट क्या होता है, हमारे पास सेंडर अपने डेटा को इस डिवाइज़र से तकसीम करता है, जो बाकी बचता है वो रिमाइंडर होता है, इस डेटा के आखिर में जोड़ देता है। क्या होता है? जो रिमाइंडर होता है, जो बच जाता है, ये देखें, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास वो जो हमने डिवाइड किया था डिवीज़र था, जो हमारे पास बच गया था। तो स्टूडेंट, जो बचा था, जैसे R2, R1 एंड R0, ये रिमाइंडर था, और इसे कहाँ पर अटैच किया है? एंड पर अटैच कर देगा। और इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, जब तकसीम के बाद बाकी रिमाइंडर 0 आए, तो मतलब है कि डेटा ठीक है। वेरी वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग, कि जब डिवाइड करने के बाद अगर हमारा जो आंसर है 0 आए, तो हम क्या कहते हैं, हमारा डेटा के अंदर कोई भी एरर नहीं है। लेकिन अगर 0 ना आए, तो मतलब डेटा ख़राब है। अगर हमारा 0 है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा हमारा जो ये होता है रिसीवर। ये देखें, यहाँ से थोड़ा सा पिक नहीं आई इसके अंदर, तो क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। अगर 1 आएगा या फिर 0 1 आएगा, तो उसे क्या कर देगा, उसको वो डिस्कार्ड कर देगा। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ फ़वाइद हैं, MCQs में भी नहीं आते। आई थिंक आपके 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसे आपने पढ़ के ज़रूर जाना है स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आप देखें, हमारे पास इसकी जो फ़ायदे हैं कि हमारे पास जो ऑड नंबर एरर्स होते हैं उनको भी ये डील करता है, डबल एरर को भी डील करता है, सिंगल बिट को भी और ब्रस्ट को भी। कितना इंपॉर्टेंट है, इसकी परफॉर्मेंस इन चारों पर अप्लाई होती है, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो भी बहुत इजी है, और जो इसकी जो हमारे पास ये फास्ट भी बहुत है। और वैसे भी स्टूडेंट, तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आई थिंक 7th ग्रेड में ही ये जो डिविजिबल वाला होता है, रिमाइंडर और डिविजिबल, ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, तो इसीलिए ये बहुत आसान है।
अब स्टूडेंट हमारा जो CRC होता है, तकसीम का असूल, ये हमारा इसीलिए बेस्ट है कि ब्रस्ट एरर को इकट्ठे जो ख़राब हो जाए उन्हें पकड़ने में बड़ा माहिर है, और ये जो हमारे जो पैरिटी एरर्स होते हैं उनको नहीं पकड़ सकता। लेकिन जो हमारा CRC होता है वो अलजब्रिक डिवीजन की वजह से इन्हें आसानी से पकड़ लेता है। हमने ऊपर पढ़ा था ना, जो पैरिटी चेक है वो सिर्फ एक को ही कर रहा होता है, लेकिन जो हमारा CRC है क्योंकि उसके पास अलजब्रिक पावर है तो वो क्या करता है, वो हमारे ब्रस्ट एरर्स को भी डिटेक्ट कर लेता है। तो याद रखना है कि ब्रस्ट एरर को कौन डिटेक्ट कर सकता है एक ही वक्त में, तो वो है CRC। अब हमारे पास क्या है, चेकसम। कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपने इसका ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि चेकसम एक छोटी सी वैल्यू होती है जो हमारे बड़े डेटा से निकाली जाती है। इसका मकसद ये चेक करना होता है कि डेटा रास्ते में ख़राब तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि डेटा का असली हालत में रहना। वेरी इजी। और स्टूडेंट अब ये काम कैसे करता है, ये अब मैं आपको स्टूडेंट अगर मिसाल दूं कि फ़र्ज़ करें हमारे पास 5 नंबर हैं, जैसे 12 और 11 लगा ले 17। तो जब स्टूडेंट हमारा जो सेंटर का काम क्या होगा, इन नंबर्स को जमा करना। सम का मतलब क्या होता है, जमा करना। तो स्टूडेंट हमारा जो सेंडर होगा ना वो उसे जमा करेगा। अब जब स्टूडेंट हम इसको जमा करें तो वो हमारे पास क्या आता है, 12, 11 और 7, आई गेस 36 आंसर आता है। जी स्टूडेंट हमारे पास आता है 36। तो ये जो 36 है ना, ये हमारा चेक सम है। अगर आपसे MCQs आ जाए स्टूडेंट, आपको कुछ नंबर्स दिए हों, जैसे मैंने भी बोले हैं ना 11, 12, 13, 14, तो आपसे पूछा जाएगा कि इसका जो चेक सम है वो करेक्ट कौन सा है, तो आपने क्या करना है, उन सारे नंबर्स को प्लस कर लेना है, आराम से कैलकुलेटर पे प्लस करना है, और जो आंसर आए वही आपका क्या है, वो आपका चेक सम है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट, आप इन्हें देख लीजिएगा। अब स्टूडेंट अब ये करता क्या है, ये तो हमारी सेंडर की बात हो गई ना। रिसीवर क्या करता है, रिसीवर को जब ये नंबर्स मिलेंगे वो भी पहले 5 नंबर को खुद से जमा करेगा। जो 5 नंबर हमने जमा किए ना उनको जमा करेगा। अगर उनका जवाब 36 आता है तो मतलब डेटा ठीक है। अगर रास्ते में फॉर एग्जांपल 7 बदल कर 5 हो गया तो जो टोटल होगा वो 34 आता है, और रिसीवर को पता चल जाएगा कि इसमें एरर है। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया। जैसे मैंने ऊपर आपको मिसाल दी थी ना कि आप कुछ सामान लेते हैं, उसका जो टोटल आता है वो फॉर एग्जांपल आपका 60 रुपीज़ आते हैं, तो स्टूडेंट अगर आपका जो बिल है उसमें चेंज हो जाता है, या फिर आपके जो दुकानदार है उसकी हैंड राइटिंग इतनी बुरी है कि आपको जो 30 लगा हुआ है आपको 80 लग रहा है, तो आपको तो यही लगेगा ना कि कीमत ज़्यादा है। यही हमने डिटेक्ट करना होता है। और जब आपको पता चलेगा कि टोटल बिल तो ज़्यादा बन रहा था, आप दुकानदार को कम देकर आए हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर क्या था, एरर था। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर गिवन भी है, यही मिसाल जो मैं आपको समझा के आ चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है, बहुत लंबा लेक्चर हो गया है, फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो स्टूडेंट इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी बेसिकली हमारा हैमिंग डिस्टेंस का फार्मूला ही यूज़ होता है। फॉरवर्ड एरर करेक्शन बेसिकली हम उन जगह पर यूज़ करते हैं जहाँ पर जो डेटा होता है उसे दोबारा मंगवाने का हमारे पास वक्त नहीं होता। अब जैसे आप इंटरनेट पर कोई लाइव वीडियो देख रहे थे या लाइव ऑडियो कॉल थी, तो स्टूडेंट जब कुछ रास्ते में ज़ाया हो जाए तो हम उसे दोबारा नहीं मंगवा सकते। क्यों? क्योंकि जब तक वो दोबारा आएगा वीडियो आगे निकल चुकी होगी। इसके बजाय हम चाहते हैं कि रिसीवर के पास ऐसी ताकत हो कि वो टूटे हुए डेटा को खुद ही जोड़कर फौरी ठीक कर ले, और इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड एरर टेक्निक। खुद ही जोड़ेगा, खुद ही उसे सेट करेगा रिसीवर और प्रेजेंट कर लेगा। स्टूडेंट आपने कभी देखा जब आप लाइव मैच देख रहे होते हैं क्रिकेट का, तो एक लम्हे जो सिग्नल होता है ना वो ख़राब हो जाता है, आपको बॉल नज़र ही नहीं आती, तो आपको जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग हो रही होती है तो हम उसे ये कहते हैं कि रुको, वो वो जो बाल थी वो दोबारा स्क्रीन पर आए। ऐसे तो जो लाइव मैच था वो रुक जाएगा और आप क्या हो जाएगा, पीछे रह जाएंगे। ऐसा ही होता है ना स्टूडेंट, जब हम लाइव खबरें भी देख रहे होते हैं तो हम उसे 5 सेकंड पीछे कर लेते हैं, तो क्या होता है, हमारी वीडियो तो नहीं रुक जाती ना, हमारी वीडियो तो आगे आगे चलती रहती है, लेकिन हम पीछे रह जाते हैं। तो यही काम है हमारा, यही करेक्शन का काम है, और ये बहुत आसान भी है और ज़बरदस्त भी है कि इतना खपना नहीं पड़ता हमें। और स्टूडेंट ये एरर्स को पकड़ने के लिए हमारे पास ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास वही है जो एरर डिटेक्शन के लिए हमने किया था। इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट, ये जो नीचे डेटा लिखा हुआ है ना, ये मैं खुद से ऐड करती हूँ ताकि आपके लिए इसे समझना आसान हो और थोड़ा सा हाईलाइटेड में हो। कभी कभार ना स्टूडेंट ये जो इमेज होती है ना इसे मिस कर जाते हैं, तो ये जो डेटा लिखा होता है ना उनको ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। अब देखिए आपके पास 10 बिट्स हैं एक पैकेट्स में,
और इसकी जो आपके पास मिनिमल हार्मिंग डिस्टेंस है जिसे हम टी के साथ जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 21 बिट्स के साथ। 21 बिट्स का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो हमारा रिजल्ट आएगा। इसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिडंडेंसी थी वो भी थी। अब देखें वहाँ पर हमने जो पीछे पढ़ा था ना स्टूडेंट फार्मूला, उसमें सिर्फ एस था और यहाँ पर सिर्फ हमने टी कर दिया। तो क्या करेंगे, 2t+1 ये हमारे पास इसका फार्मूला है और टी की जगह क्या आ जाएगा 10 बिट्स। 10 2 20, 20+1 21। तो ये हमारा आंसर है और कुछ भी नहीं है इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास चंक इंटरलीविंग। शुक्र है स्टूडेंट आपका ये लेक्चर यहाँ पर खत्म होने वाला है, तो ये लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा सब्र के साथ इसे देखें। अब क्या होता है स्टूडेंट, जो हमारे पास मल्टी मीडिया होता है, ये वीडियो कॉल होती है, उसमें एरर को संभालने का तरीका ये भी है कि हम इस बात की इजाज़त देते हैं कि अगर छोटे छोटे हिस्से गायब भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं है, वीडियो चलती रहेगी। अब इसका लॉजिक क्या है स्टूडेंट, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक पैकेट का सारा डेटा ज़ाया हो जाए, बल्कि हम ये बर्दाश्त कर लेते हैं कि हर पैकेट में से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा ज़ाया हो जाए। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट, आप मिसाल के तौर पर आपके पास पिक्चर है, उसके ऊपर इंक गिरती है तो वो पूरी की पूरी पिक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो क्या आप इस बात के मुतहम्मिल हो सकते हैं कि आपका जो पूरा डेटा है वो ज़ाया हो जाए? लेकिन आपके पास अब 5 पिक्स थी और हर पिक के एक कोने पर थोड़ी थोड़ी इंक लग गई है, तो स्टूडेंट ये तो आप बर्दाश्त कर सकते हैं ना, क्योंकि डेटा आपके पास ठीक डिलीवर हो रहा है। जैसे स्टूडेंट यहाँ पर मेरी कुछ स्लाइड्स मिस हो रही हैं, वो सारी तो नहीं है ना, वो सारी के अंदर से 3 से 4 हैं, तो स्टूडेंट ये तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर ज़्यादा मिस होंगी तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे कि मैम ने हमें ठीक डिलीवर नहीं किया। तो यही काम हो रहा होता है हमारा इंटरलीविंग, कि कुछ अगर छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं। और स्टूडेंट ये बहुत मैजिकल है, क्योंकि हम डेटा को सीधा नहीं भेजते, हम इसे बहुत सारे पैकेट्स को ऊपर नीचे रख कर भेजते हैं। याद रखें, हम रोज़ में नहीं भेज रहे होते, जहाँ सीधी बात हो रही होती है वो रोज़ की बात होती है, और जिसे हम पैकेट्स की सूरत में रखते हैं वो कॉलम बाय कॉलम। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, इंटरलीविंग में डेटा किस सीक्वेंस में भेजा जाता है, तो रो में तो बिल्कुल नहीं भेजा जाता, कॉलम बाय कॉलम पास किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपने इतनी सब्र के साथ लेक्चर देखा है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपको ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ अता फरमाए। दुआ ज़रूर कीजिएगा स्टूडेंट, मेरे लिए भी अपने लिए भी। जहाँ पर भी रहें खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।